व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। देखो यूनिट नंबर 5 में टोटल दो चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो चैप्टर्स का जो नेम है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो है फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले तो ये जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक करेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी करेंसी उस कंट्री के पास है उन सारे करेंसी को हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं। अब सपोज कि जैसे मैं एग्जांपल इंडिया का लेता हूं तो इंडिया का करेंसी है रुपीज। तो अगर रुपीज को हटा दिया जाए तो बाकी इंडिया के पास जितने भी करेंसी हैं वो सबके सब फॉरेन एक्सचेंज माने जाएंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, चैप्टर्स भी हमने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अनदर। यानी वो रेट जिसपे एक करेंसी को किसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉर एग्जांपल कि सपोज मुझे अगर $1 चाहिए तो $1 के बदले मुझे 80 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कितना हो गया, 80 रुपीज। क्योंकि 80 रुपीज में $1 मिल रहा है, यानी $1 को एक्सचेंज करने के लिए 80 रुपीज देना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं $2 लेना चाहूं तो मुझे देने पड़ेंगे 160 रुपीज। तो यहाँ पे जो 160 रुपीज मैं पे कर रहा हूँ ना, यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि जिस रेट पे हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अदर्स। अब उसके बाद आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करा जाता है, यानी किस किस कारण से फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं, क्या क्या रीजंस है फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड का। तो सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि अगर हमने किसी दूसरे कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट करा है तो बेसिकली हमने उसका पेमेंट करना है। अब उस कंट्री में हमारी इंडियन रुपीज तो नहीं चलेगी ना, तो हम लोग वहां पे फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब होता है टूर एंड ट्रेवल्स की। सपोज अगर कोई भी पर्सन अगर सपोज कि कोई भी इंडियन टूर के लिए बाहर गया हुआ है तो वहां पे उस कंट्री में इंडियन रुपीज इंडियन करेंसी नहीं चलने वाली है तो वो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करेगा वहां पे एक्सपेंस करने के लिए। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड का क्या मतलब है कि बेसिकली अगर कोई भी अमेरिकन हमारे इंडिया में जॉब कर रहा है और उसे यहाँ से कुछ पैसा अपने अमेरिका भेजना है तो वो पैसा इंडियन रुपीज में तो नहीं भेज सकता क्योंकि अमेरिका में तो इंडियन रुपीज चलेगा नहीं। तो वो किसका डिमांड करने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज का। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री में हमने कोई एसेट्स परचेज करा है तो उस एसेट्स के बदले जो पेमेंट करना पड़ेगा वो इंडियन रुपीज में हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन रुपीज वहां नहीं चलने वाला है। तो हम लोग किसका डिमांड करेंगे पेमेंट करने के पर्पज से, फॉरेन एक्सचेंज का। और लास्ट है हमारे पास स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि $1 के बदले मुझे 80 रुपीज देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो डॉलर का रेट है ना वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस डॉलर्स में ही प्रॉफिट्स कमाने का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। अब अगर उसका रेट डाउन किया हुआ है तो बहुत सारे लोग उसको लेकर के रख लेते हैं और जब उसका रेट अप करता है तो वहां पे बहुत सारे लोग उसको सेल आउट कर देते हैं तो वो कुछ प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो बेसिकली स्पेकुलेशंस के लिए भी हम लोग डिमांड करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज का। अब उसके बाद आता है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कैसे बनता है, देखो जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व होता है ना वही फॉरेन एक्सचेंज का भी डिमांड कर्व होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब डिमांड कर्व जो होता है ये सबको पता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है, ये डिमांड कर्व है। तो अभी जो हमारा रेट है देखो ये एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ले लेना है क्यू और वाई एक्सिस पे हमने रेट ले लेना है। तो अगर अभी हमारा रेट यहाँ है तो देखो डिमांड इतनी है। अब मैं अगर रेट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होता है, घटते जाता है। क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग डिमांड करना कम कर देंगे और अगर रेट घटेगा तो यहाँ पे क्या है कि रेट में और फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड घट जाएगा, अगर रेट घटता है तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चेक करो यहाँ पे देखो रेट है, अब रेट ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मैं अगर रेट को बढ़ा के यहाँ कर दूं तो देखो डिमांड यहाँ आ गया,
यानी अगर रेट को मैंने R से R1 कर दिया तो डिमांड मेरा Q से Q1 आ गया। देखो डिमांड इधर की ओर घटता है, तो जब मैंने रेट बढ़ाया तो डिमांड घट गया। अब मैं रेट को घटा रहा हूँ, रेट नीचे की ओर घटता है। सपोज कि मैं रेट को यहाँ पे ले आया, रेट ये घट गया मेरा, R2 हो गया, तो देखो डिमांड यहाँ आ गया। यानी जैसे ही रेट बढ़ा तो जो डिमांड है हमारा वो इधर बढ़ गया, डिमांड आगे की ओर बढ़ता है। तो अगर रेट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड घटता है, अगर रेट घटता है तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ता है। तो ये डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब उसके बाद है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, बेसिकली जो सप्लाई, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि किस किस सोर्सेज से आउटफ्लो होता है, हमारे पास से जाता है। अब ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, यानी किस किस सोर्सेज से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है किसी दूसरे कंट्री का। तो देखो सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग अपना कोई भी गुड्स किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कंट्रियों का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हम लोग किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिमिलरली दूसरे कंट्री वाले भी तो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि सपोज कोई इंडियन अमेरिका में जॉब करने गया है और वहां से उसको अपने घर पैसा भेजना है, तो क्या वो अमेरिकन डॉलर भेजेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई करेगा, तो हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनफ्लो होगा। और लास्ट स्पेकुलेशंस की, बेसिकली जैसे हम लोग डॉलर खरीद के रखते हैं उसी तरह से दूसरे कंट्री वाले भी हमारे इंडियन रुपीज को खरीद के रखते हैं, उसमें भी वो स्पेकुलेशन ढूंढते हैं, उसमें भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब वो दूसरे कंट्री का बेसिकली एक करेंसी खरीदते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आता है। तो ये सप्लाई यानी सोर्सेस है फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो का, हमारे कंट्री में इन सारे सोर्सेस से फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। अब उसी तरह से सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखना है, तो देखो सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली जो रेट होता है, रेट में और सप्लाई में, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो बहुत से लोग हमारे इकोनॉमी में सेलर्स आ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज के बहुत सारे लोग सेल करने वाले आ जाएंगे, तो वहां पे सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट जब रेट घटेगा तो जितने भी सेलर है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज बेचना बंद कर देंगे, तो वहां पे हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, सिंपल कर्व, जैसे हम लोग सप्लाई कर्व बनाते थे अदर गुड्स के लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने सप्लाई लेना है और वाई एक्सिस पे हमने रेट लेना है। तो बेसिकली ये सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लॉपिंग। अब सपोज कि हमने रेट लिया है, ये मेरा रेट है, तो सप्लाई मेरा यहाँ है, रेट अगर इतना है तो सप्लाई इतना है। अब मैं रेट को बढ़ा रहा हूँ तो रेट ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब रेट बढ़ेगा तो देखो सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। रेट को मैंने R से R1 किया तो सप्लाई भी मेरा S से S1 हो गया। और अगर मैं रेट को घटा दूं, यहाँ पे रेट ले आऊं, तो देखो सप्लाई भी मेरा क्या हो गया, घट गया। यानी अगर रेट को मैंने R से R2 किया तो सप्लाई S से S2 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर रेट बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, और रेट घटता है तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई भी घट जाता है। तो यहाँ पे रेट में और सप्लाई में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब कि बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट होता है, डिटरमाइंड होता है, वो किस तरीके से होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि $1 के इज इक्वल टू 80 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट आया 80 रुपीज, ये सेट कैसे होता है, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द लेवल, यानी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बेसिकली उस लेवल पे डिटरमाइन होता है where the demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange। जिस लेवल पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के इक्वल हो जाएगा, वही रेट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। अब देखो ये कैसे, डिमांड और सप्लाई कर्व को मैं एक ही कर्व पे ले रहा हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। अभी फिलहाल जो रेट है कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा रेट होगा। तो अभी हमारा रेट ये है, तो सप्लाई और डिमांड हमारा ये है। अब अगर हम लोग रेट बढ़ाते हैं, रेट को बढ़ाते हैं, तो देखो रेट बढ़ाने के केस में हमारा डिमांड क्या हो गया, घट गया, डिमांड यहाँ आ गया, और सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, सप्लाई मेरा यहाँ पे आ गया। यानी मैंने रेट बढ़ाया तो मेरा डिमांड घट गया और सप्लाई बढ़ गया। अब अगर मैं रेट को घटा दूं, मैं रेट को यहाँ ले आऊं, तो देखो यहाँ पे मेरा जो ये सप्लाई है वो घट गया
और जो मेरा डिमांड है वो बढ़ गया, यानी ये हमारा सप्लाई था तो रेट घटाया तो सप्लाई घट गया, और डिमांड ये था हमारा तो डिमांड मेरा बढ़ गया। तो अगर मैं रेट को घटा दूं तो मेरा सप्लाई भी घट जाएगा बट डिमांड बढ़ जाएगा, अगर मैं रेट को बढ़ा दूं तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो बेसिकली जहां पे भी सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो रेट हमारा इक्विलिब्रियम रेट कहलाता है। तो बेसिकली यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट करने का तरीका है कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और सप्लाई जहां पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो रेट हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। अब उसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा इस चैप्टर पे, और सारे टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, और उसके साथ ही हमारे ये चैप्टर्स हो जाएगा ओवर। काफी छोटा चैप्टर है, 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवीजन स्टार्ट कर दो। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई करा जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।